Hello students, in the previous video we have done some numericals related with the mechanics and electrostatics. There are few more numericals जिनको हम लोग थोड़े बाद में करेंगे. आज हम लोग एक theoretical topic से डील करेंगे which is basically when a dipole is placed in a electrical field uniform and as well as non-uniform, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टॉर्क लगता है, फोर्स लगता है, ये सब आज हम लोग स्टडी करेंगे. सो आज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस आर्टिकल. और इस आर्टिकल में देखो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, डाइपोल के अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला था. आज हमने क्या किया है, डाइपोल को ही इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है. अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड वो फील्ड होता है जो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता. देखो इसीलिए ये लाइन्स है ना, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस बनानी है, ठीक है ना. तो ये लाइन के हिसाब से इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज नहीं हो रहा है और इसकी वैल्यू हम लोग ई ले लेंगे, ठीक है. और डायरेक्शन तो हमने बनाई है बिल्कुल उसी तरह से है. इधर अगर आप लोग समझना चाहें तो देखो इधर से लाइन ओरिजिनेट हो रही है, मतलब इधर पॉजिटिव सेंस है और इधर कौन सा सेंस है, नेगेटिव सेंस है. एक तरह से हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर हमने क्या किया, ये अपना डाइपोल रख दिया है. ये डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल का नेगेटिव चार्ज है और डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में वही हमारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस है 2a, ठीक है. अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ये चेक करते हैं. यहाँ पे एक्चुअल में देखो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा और कैसे टॉर्क लगेगा, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है. अब अगर आप सोचोगे इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड एंड रिपेल्ड फ्रॉम द पॉजिटिव साइड. तो ये जो चार्ज है वो किस तरफ भागेगा, इस तरफ. इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना. अब अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है वो तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, है ना. तो ये इस तरफ जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है. अब अगर ध्यान दो तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, तो ये इसको घुमा देगा, है ना. इसका मतलब क्या होगा, ये डाइपोल ना घूमना शुरू कर देगा, ठीक है. इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करना है. तो टॉर्क का सिंबल टाउ और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, है ना. तो यहाँ पे दो फोर्सेस है हमारे पास, वन इज दिस. इनके बीच में हमें क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फटाफट देखते हैं क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मैं इस ट्रायंगल को कोई नाम दे देता हूं ABC. तो ये हमारा जो BC है ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके. बट द BC इज एक्चुअली अननोन. यहाँ BC नोन साइड तो है नहीं, ठीक है. नोन साइड क्या है, 2a. तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी. तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें एंगल चाहिए. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये सारी लाइनें पैरेलल हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है ना. अब इलेक्ट्रिकल फील्ड बिल्कुल सीधा जा रहा है, उसके साथ डाइपोल इस तरह से रखा है. हम मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है. ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है. तो बेसिकली हमने थीटा क्या माना है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है. अगर आपसे कोई डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पूछे तो देखो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट किस तरफ जाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है. एंड डाइपोल मूवमेंट हमेशा उसके अपोजिट होती है, नेगेटिव से शुरू होकर पॉजिटिव पे टर्मिनेट होगी. तो अगर हम बनाना चाहें तो हमारे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, इस तरफ, ठीक है ना. और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, दिस थीटा, ओके. अब फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन क्या था, देखो ज्यादा कुछ नहीं है. टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स. फोर्स मतलब हमारे यहाँ पे देखो कपल लग रहा है, कपल उस फोर्स को कहते हैं जो टॉर्क जनरेट करता है और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. और ये दोनों ही कपल के जो फोर्सेज है वो इक्वल है और हमें इन दोनों में से कोई एक ही लेना है यहाँ पर. तो हमारे पास फोर्स क्या हो गया, F हो गया, ठीक है, इनटू, ठीक है. ये क्रॉस नहीं है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है ना. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, देखो BC हमारे पास क्या आएगा, इन दिस ट्रायंगल BC विल बी इक्वल टू BC अपॉन 2a इज इक्वल्स टू साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो BC क्या आ जाएगी हमारे पास, 2a साइन थीटा, ओके. तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 2a साइन थीटा, ठीक है. अगेन अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे फोर्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में चेंज कर दूंगा. तो फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसे चेंज होता है, F इज इक्वल्स टू QE, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू QE
2a sin थीटा। नाउ Q एंड 2a ये कंबाइन होकर क्या मिलाएंगे, अब बना देंगे डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या आ जाएगा PE sin थीटा। ठीक है, बिकॉज P भी वेक्टर है, E भी वेक्टर है, तो और ये sin थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। एंड अगेन क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट भी वेक्टर होता है एंड टॉर्क इज ऑब्वियसली अ वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E। और अगर आप यहाँ पे टॉर्क निकालना चाहें तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए P की तरफ अपनी उंगलियां रखिए और उसको उस तरफ घुमाइए जिस तरफ E है, तो आपका जो अंगूठा होगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रूल, ठीक है, वो आपको टॉर्क की डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आर्टिकल के बीच में ये क्यों बोला था ये क्रॉस नहीं है, उसके पीछे एक रीजन था। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है ये। अगर ये फॉर्मूला आप यहां पर लगाएंगे तो यहां पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और उस केस में जब आपको फॉर्मूला लगाना है ना, तो इन दोनों फोर्सेस पे अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। आपको यहां पे एक सेंटर अज्यूम करना पड़ेगा O, ये O से लेके A तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका R होगा, उसके लिए फोर्स होगा F। O से लेके ये C तक का डिस्टेंस, ये आपके लिए अनदर R होगा फॉर दिस फोर्स F। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, दोनों फोर्सेस को जोड़ोगे, लेकिन वो एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट होंगे बिकॉज वन इज क्लॉकवाइज वन इज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर आपका टोटल रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे एज सच, दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट। अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट इसको नोट करिए एंड इसके स्पेशल केस करते हैं। सो लेट अस सी हाउ द टॉर्क चेंजेस फॉर द डिफरेंट एंगल्स। तो यहाँ पे हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे, फटाफट देखते हैं। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा, ठीक है ना। अब हमें पता है sin थीटा दो वैल्यूज पे जीरो होता है, एक sin 0 डिग्री इज जीरो एंड sin 180 डिग्री इज ऑल्सो जीरो, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक बार थीटा ले लिया है 0 डिग्री एंड एक बार 180 डिग्री, ठीक है। और दोनों ही केसेस में टॉर्क क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि जब आप यहाँ जीरो पुट करेंगे तो होल टर्म विल बी जीरो, है ना। तो ये सब जीरो हो जाएगी, बट इन दोनों केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो इनको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से। इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या है, इस तरह से, तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। सेकंड केस में डाइपोल तो वैसे ही रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड रिवर्स कर दिया है, तो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री वाले केस को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम, and this 180 degree case it is known as unstable equilibrium। ठीक है, तो क्यों बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसको समझने के लिए एक पॉइंट है छोटा सा, कि अगर सपोज करो आप इस डाइपोल को फर्स्ट टाइम ऐसे मूव करते हो, ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट टाइम ये इस तरह से रखा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये स्टेशनरी होगा, है ना, या इस तरह से रखा है, ये स्टेशनरी, आपने इसको हल्का सा धक्का मारा तो क्या होगा, आपने थोड़ा सा एंगल चेंज किया, एंगल चेंज होते ही इस पर टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, तो ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। घूमते घूमते डाइपोल जब 180 डिग्री पे आएगा, ये 0 डिग्री था, घूमते घूमते इधर 180 डिग्री पे आया, तो टेक्निकली डाइपोल को 180 डिग्री पे रुक जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टॉर्क 0 है, 180 डिग्री पे वो रुक जाएगा, पर वो रुकेगा नहीं, ठीक है। 180 डिग्री से वो आगे निकल जाएगा और आगे निकलकर अपनी रोटेशन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, ठीक है। फिर वो 0 डिग्री पे भी नहीं रुकेगा, बट इनिशियली वो 0 पे स्टेबल था, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पर डाइपोल के पास घूमता है जब वो, तो उसके पास दो तरह की एनर्जीज आ जाती हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो उसको इलेक्ट्रिकल टॉर्क मिल रहा है, दूसरा जब वो घूमता है तो उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो है, ठीक है, वो घूम रहा है, उसके पास अपनी मैकेनिकल एनर्जी भी है ना। तो वो जब घूमते घूमते इधर आता है 180 डिग्री पे, तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसको घुमा रही थी वो तो 0 हो गई, लेकिन अब उसको जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी घुमा रही है, उसका इनर्शिया है, वो 0 नहीं हुआ। तो वो जो इनर्शिया है ना, वो उसको आगे कंटिन्यू एक धक्का दे देगा 180 डिग्री पे, और 180 डिग्री से अगर वो 181 डिग्री पे भी आ गया तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी काम करना शुरू कर देगी और फिर उसको वो घुमाना स्टार्ट रखेगी। तो अनस्टेबल इसको इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डाइपोल, ठीक है, द डाइपोल विल नॉट स्टॉप एट दिस एंगल, ठीक है, वो रोटेट करता ही रहेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज अ गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स, तो आप इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। अगर हम बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, तो देखो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री,
ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा विच इज़ बेसिकली पीई, यानी कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के परपेंडिकुलरली डाइपोल को रखें, अब उसमें एंगल मैटर नहीं करता, चाहे यहाँ पे माइनस पी या प्लस पी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम परपेंडिकुलर रखें तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। जस्ट अगर आप ऊपर और नीचे डायरेक्शन चेंज करते हैं वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही चेंज होगा, अदरवाइज कुछ नहीं, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ही रहेगी टॉर्क की, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? व्हेन वी प्लेस डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी अभी हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर डाइपोल को रख दें तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और टॉर्क किस तरह से लगता है वो हम लोगों ने पूरा समझ लिया। अब सपोज करो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इन दैट केस क्या होगा? अगर ऐसा होता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो डिस्टेंस के साथ साथ बदल रहा है, अभी 5 है फिर 10 हो गया फिर 15 हो गया, है ना। अगर ऐसे केसेस के अंदर हम लोग डाइपोल को रख दें ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, तो डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगेगा, ठीक है, लेकिन साथ के साथ फोर्स भी लगेगा। यानी कि फोर्स तो देखो पहले भी लग रहा था, लेकिन वो फोर्स प्योरली क्या जनरेट कर रहा था? टॉर्क जनरेट कर रहा था, है ना। लेकिन अभी जो फोर्स लगेगा वो ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि डाइपोल को वो क्या करेगा? मूव करेगा, यानी डाइपोल घूमेगा भी और मूव भी करेगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग इन सब केसेस को डिस्कस एक्चुअल में नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज जो मोशन ऑफ डाइपोल है, जिस तरह का वो मोशन करेगा, तो वो मिक्स मोशन करेगा, घूमेगा भी और चलेगा भी, ठीक है ना। अब ये मोशन टोटली डिपेंड करता है अलग अलग एंगल्स के ऊपर, आप किस एंगल के ऊपर डाइपोल रखते हैं उस एंगल के ऊपर वो डिपेंड करेगा। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली नॉट इन अवर सिलेबस। तो हमारे सिलेबस में एक्चुअल में है क्या? हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 केसेस की स्टडी है, और इन केसेस के अंदर हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। हमें ये देखना है कि डाइपोल के ऊपर फोर्स किस तरह से लगेगा जब डाइपोल को हम इलेक्ट्रिकल फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब हमारे केस सिलेबस में सिर्फ यही 2 केस है जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। फटाफट इन केसेस को समझते हैं कि ये केस क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है डाइपोल, दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हमारे डाइपोल की क्या है? डायरेक्शन है। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। डाइपोल की लेंथ है L, और अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे फोर्स किस तरह से लगेगा। देखो ये केस हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन केसेस के अंदर टॉर्क नहीं लगने वाला, ठीक है। अभी हम फोर्स बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ टॉर्क नहीं लगेगा। तो सबसे पहले फोर्स देखते हैं किधर लगेगा। तो देखो बेटा यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से जा रहा है। अब हम सेंस लगा सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, तो ये पॉजिटिव और इस तरफ शायद नेगेटिव है ना। अब अगर इस तरफ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ये तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग F2, ठीक है ना। और ये नेगेटिव वाला चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव इधर है, इधर से इलेक्ट्रिकल फील्ड कहीं से आ रहा होगा, तो नेगेटिव वाला चार्ज तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला चार्ज इस तरफ जाएगा, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या ये फोर्स टॉर्क जनरेट कर सकते हैं? एक फोर्स इधर खींच रहा है इसको, एक फोर्स इधर खींच रहा है, ठीक है। ये टॉर्क नहीं जनरेट कर सकते, एंड दैट इज व्हाई हम इन्हीं केसेस को स्पेसिफिकली स्टडी कर रहे हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर होगा क्या? होगा ये कि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कि भाई इधर फोर्स F2 लग रहा है, इधर फोर्स F1 लग रहा है, हम दोनों को माइनस करके नेट फोर्स निकाल सकते हैं ना। द क्वेश्चन इज दिस कि F2 में से F1 को माइनस करें या F1 में से F2 को। मतलब देखो दोनों ही आंसर आ सकते हैं ना, ये भी नेट फोर्स ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखो मैग्नीट्यूड वैल्यू के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कि इधर 5 है इधर 4 है तो -1 आ जाए 1 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है ना। पर डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर है, डायरेक्शन का पता तभी चलेगा जब हमें पता होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब कैसे पता चलेगा वो बताएगा हमें ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये मान लेता हूं कि इधर जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो वो वीक है, वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड, और आगे जाता हुआ वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इधर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन ऐसी है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ये इधर वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये वीक है और इधर क्या है? स्ट्रांग इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रब कर देते हैं, हमें जरूरी नहीं इसके। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ज्यादा है, तो यहां पर चार्ज तो दोनों जगह सेम है, वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है। इसका मतलब इधर F2 इज ग्रेटर देन F1,
F2 क्या है, ग्रेटर देन F1 है। तो टोटल फोर्स जो आप निकालोगे F टोटल दैट विल बी इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, देखो भाई F2 बड़ा है तो F1 छोटा है, ठीक है। तो मर्जी किसकी चलेगी, F2 की चलेगी, ठीक है ना। F2 किधर जा रहा है, इस तरफ, तो नेट डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, वो होगी इस तरफ। दिस विल बी द नेट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नेट फोर्स आपका इस तरफ आएगा। आप समझ रहे हैं सब लोग। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और मैग्नीट्यूड तो हमारा इधर से आ ही गया, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 1 था, जिसके अंदर हम लोगों ने नेट फोर्स निकाला, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, ठीक है। केस नंबर 2 के अंदर देखो अगेन हमें फिर से यहां पे मानना पड़ेगा कि एक तरफ वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और एक तरफ क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो मैं वही अजम्पशन लेके चलता हूं, ये हमारा वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। अब देखो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम सेंस लगा लें कि इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये आप समझिए, देखो इधर बेटा सब लोग समझ लो कि ये पॉजिटिव है, जिधर से इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर निकल रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो देखो ये किस तरफ जाएगा, यहाँ पे फोर्स है वो किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। हमने इधर पॉजिटिव वाले को F2 माना था, मैं इधर भी इसको F2 ही मान लेता हूं, ये हो गया F2, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जा रहा है तो शायद कोई नेगेटिव प्लेट होगी उसके अंदर जाके चला जाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव वाला है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये नेगेटिव किधर जाएगा, ये जाएगा इस तरफ, ओके। अभी भी देखो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो अभी भी माइनस, ठीक है। बट इस बार थोड़ी सी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट टाइप आ गई है, ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन वही है कि F1 में से F2 को माइनस करे या F2 में से F1 को। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग इधर है, तो F1 में से F2 माइनस होगा। तो टोटल फोर्स इस केस में क्या आएगा, इस केस में टोटल फोर्स आएगा F1 माइनस F2, वाई, बिकॉज F1 is greater than F2, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि F1 ग्रेटर है F2 से। मुझे पता कैसे चला, इस फॉर्मूले से, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों के चार्जेस क्या है यहाँ पर, सेम है, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी भाई, स्ट्रॉन्ग वाले की डायरेक्शन होगी, इसका फोर्स ज्यादा है तो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उस डायरेक्शन में जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो टोटल फोर्स है Ft, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी दिस, ये उसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स आएगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास दोनों ही एक्सप्रेशन आए हैं, ठीक है। इनको हम जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जनरलाइज कैसे कर लेते हैं कि F टोटल इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे केसेस कंसीडर नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी केस हो सकता है, वो आपको अपने दिमाग से वहां पे सोचना पड़ेगा। जो न्यूमेरिकल में आपके पास केस आएगा कि भाई मेरे पास कौन सा फोर्स बड़ा है, बड़े में से छोटे फोर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पे मेरे पास F1 इज ग्रेटर देन F2 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम फोर्सेस को क्या लिख सकते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। चार्ज कॉमन ले लें, सो आई एम टेकिंग वन स्टेप, यहां से हम चार्ज कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पे L से डिवाइड कर देते हैं और L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। L से डिवाइड एंड L से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो चार्ज इंटू लेंथ, ठीक है। चार्ज इंटू लेंथ क्या होगा, देखो चार्ज इंटू दिस लेंथ L, दिस इज डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, दैट टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट इंटू ये क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड को क्या लिखेंगे, डेल्टा E बाय डेल्टा L। देखो डेल्टा L का एज सच यहां पे कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ सिमेट्री बनाने के लिए लिखा गया है। डेल्टा L का मतलब यही है, डाइपोल की टोटल लेंथ,
ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छा फॉर्मूला है। आप टोटल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी डाइपोल के ऊपर कितना लगता है वो बड़े आराम से निकाल सकते हो विद दिस फॉर्मूला। डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यूनिट लेंथ। अब चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यूनिट लेंथ को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, जब भी हम देखो टाइम से किसी को डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं रेट, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है ना, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। और जब भी हम ये डिस्टेंस से डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, है स्लोप। अगर आप लोगों ने पढ़ी 11th क्लास में तो स्लोप को हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। तो फोर्स इज डाइपोल मोमेंट टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहां से हम एक जनरल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, सो नेक्स्ट इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा एंड देन वी विल मूव फर्दर। So let us do one numerical based on the similar concept। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, in a certain region electrical field is along negative z direction, ठीक है। एक कोई रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना, वो is along z direction, not negative z direction। in a certain region electrical field is along z direction। तो सपोज करो सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। ये मान लेते हैं नेगेटिव z डायरेक्शन है और इस तरफ आगे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव z डायरेक्शन है। और मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड मुझे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम z डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो 10 न्यूटन पर कूलम बढ़ रहा है, तो अगले 1 सेंटीमीटर पे भी 10 ही बढ़ेगा, है ना। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर तो वीक है और जैसे जैसे हम पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रहे हैं वो फील्ड क्या होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। अब कितना बढ़ रहा है वो चेंज भी हमें दिया हुआ है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर। यानी कि आपको यहां पर क्या दे दिया उन्होंने आपको ये बता दिया है, चेंज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सिस्टम। आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लगेगा और कितना टॉर्क लगेगा। इफ द सिस्टम हैज अ डाइपोल मूवमेंट ऑफ 10⁻⁻7, डाइपोल मूवमेंट दी हुई है हमें 10⁻⁻7 कूलम मीटर इन द नेगेटिव z डायरेक्शन। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, देखो वो है नेगेटिव z डायरेक्शन। तो डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव z डायरेक्शन में, तो मैं ये देखो ये बना लिया हम लोगों ने डाइपोल मूवमेंट, ये नेगेटिव z डायरेक्शन में है। अब ऑब्वियसली देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि डाइपोल मूवमेंट में हमेशा उल्टा होता है, नेगेटिव से डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट होती है और पॉजिटिव पे खत्म होती है। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि अच्छा यहाँ पे जो चार्ज होगा डाइपोल मूवमेंट का ये वाला, वो होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसको ऐसे नेगेटिव चार्ज होगा और इस साइड शायद जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी पिक्चर मेरे सामने क्लियर है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले फोर्स पता करना है। तो फोर्स पता करने के लिए, वैल्यू पता करने के लिए तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना आप लोगों को, सीधे फॉर्मूला पुट करना है। F इज इक्वल्स टू डाइपोल मूवमेंट विच इज 10⁻⁻7 इंटू डेल्टा E बाई डेल्टा L विच इज 10⁵5। आंसर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻2 न्यूटन, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, हमने वो फॉर्मूला यूज कर दिया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि कौन सी डायरेक्शन में फोर्स आएगा। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग इस साइड है, यानी कि नेगेटिव वाली साइड जो फोर्स है वो ज्यादा है, ठीक है ना। यानी फोर्स ऑफ नेगेटिव साइड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ द पॉजिटिव साइड। तो नेगेटिव वाले की मर्जी चलेगी। अब नेगेटिव वाला जाना किधर चाहता है, देखो भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से है तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसा ही होगा ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड शायद इधर किसी पॉजिटिव प्लेट में से निकलकर इधर सामने किसी नेगेटिव प्लेट में जा रहा है ना। अब ये वाला जो नेगेटिव है, ठीक है, ये क्या इस तरफ जाना चाहेगा, नहीं। इसको फोर्स किस तरफ फील होगा, इस तरफ, है ना। और क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, तो इसी की मर्जी चलेगी। यानी जो टोटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव z डायरेक्शन। इसका मतलब टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, इन नेगेटिव z डायरेक्शन,
ठीक है। अगर हम बात करें टॉर्क की तो देखिए वो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। टॉर्क निकालने के लिए आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं। तो पहले तो हमें सिंपल देखो पता चल रहा है कि ये जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो ये इस तरफ आएगा F पॉजिटिव। तो दोनों फोर्स टॉर्क जनरेट नहीं कर सकते। आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कपल नहीं बना रहे, तो टॉर्क यहाँ पे 0 आएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा, ठीक है। और यहां पर देखो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, दिस वन। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। ये देखिए दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल यहां पे क्या है 180 डिग्री। तो यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो टॉर्क हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेसिकली दिस वाज अ न्यूमेरिकल व्हिच वाज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी कल करेंगे।